हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है 11th फाउंडेशन, जो कि आपका फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो मिसलीनियस है, यानी कि 11th का पूरा सिलेबस है जिसका टेस्ट हुआ है। और आप सभी का टेस्ट अच्छा भी गया होगा क्योंकि पेपर बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए होंगे जिनसे आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस में कुछ डाउट है, वो डाउट्स को हम यहाँ पर इस डिस्कशन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का पेपर डिस्कशन मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11th फाउंडेशन टेस्ट नंबर आपका 15 है केमिस्ट्री का, जो कि आपका बढ़िया हुआ होगा एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में क्या क्वेश्चन कह रहा था। व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन in which 20 ग्राम NaCl is dissolved in 60 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि जो NaCl है प्लस वाटर है, इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया और बोला जा रहा है कि 20 ग्राम NaCl लिया गया है और 60 ग्राम वाटर लिया गया है। इट मींस ये है सॉल्वेंट, ठीक है, और ये क्या है, सॉल्यूट है। इतना तो क्लियर है। अब ये कह रहा है कि वेट परसेंटेज बताओ। वेट परसेंटेज कैसे, यानी कि जो सॉल्यूट का वेट है वो लिख लिया, अपॉन में टोटल विलियन जो है हमारा, टोटल जो सॉल्यूशन है उसका वेट अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, इंटू 100 कर दो, बस इतना सा करना है। इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि वेट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो जब आप यहां पर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 25% आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा। यहां से आप और सॉल्व कर सकते हो इसे। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 गलत है, 5 भी नहीं है, 25, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, मोल कंसेप्ट का था। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ Ag। सिल्वर का एक मास पूछा जा रहा है एक एटम का, जिसके लिए एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, 108 AMU। 108 AMU में दे रखा है और आपसे मास पूछा जा रहा है किलोग्राम में। ठीक है, किसका वेट है, ये सिल्वर का वेट है एक एटम के लिए। तो यहां पर 108 इंटू 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर्स मिल जाएंगे। तो फटाफट आंसर्स लिख लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.79 समथिंग आएगा आपका आंसर, इंटू 10 टू द पावर -20 किलोग्राम्स। ठीक है, 25 आएगा, 25 किलोग्राम्स, 25। कैसे, ये 24 है, यहाँ पर आंसर आएगा 179 समथिंग आएगा। तो 2 जीरो इधर, पॉइंट इधर ले आओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यू विल गेट द वैल्यू इज 1.79 इंटू 10 टू द पावर -25 किलोग्राम। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फिर सेकेंड ऑप्शन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होता है। क्लियर, सभी को ये चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन भी आपका मोल कंसेप्ट में, जहां पर आप एटम्स वगैरह फाइंड आउट करते हो वहां से है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अब 48 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये है क्वेश्चन पूछ रहा है। द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स आर। यानी कि इनमें से कौन से ऑर्बिटल हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स है। अब स्फेरिकल नोड्स के लिए फॉर्मूला वी आर यूजिंग n-l-1। ठीक है, फॉर फाइंडिंग स्फेरिकल नोड्स। अब देखो यहाँ पर एक एक करके हर पेयर के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो 4p के लिए अगर देखोगे तो 4 इज n एंड l इज फॉर p। p के लिए l क्या होगा, 1 होगा। ठीक, -1 कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, फर्स्ट में ही सेकंड वाले के लिए अगर 3d के लिए देखेंगे तो 3 - d is 2 और 1, ये आ गया 0 आ गया। तो यहां पर तो सेम नहीं है, यहां पर स्फेरिकल नोड सेम नहीं है। इट मींस फर्स्ट तो आंसर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जहां फर्स्ट है उस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर देंगे पहले ही। अब बचे ये 3 ऑप्शन। अब इन 3 ऑप्शन में अगर हम सिर्फ
सेकेंड या थर्ड को ही चेक कर लें तो हम आंसर पा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर में सेकेंड ही और थर्ड ही पूछे जा रहे हैं। और थर्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर फोर्थ होगा, अगर फोर्थ नहीं होगा तो सेकंड होगा, कोई ना कोई एक पेयर है जो आंसर होगा, तो उसमें से हम सेकंड और थर्ड दोनों चेक कर लेते हैं। सेकंड जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर आंसर होगा n माइनस एल माइनस 1 है, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा इसके लिए 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना है इसके लिए 1 माइनस 1, ये कितना हो गया 1 आ गया। 4d के लिए अगर इसी तरह करोगे तो 4 माइनस इसके लिए हो गया 2 माइनस 1 यानी कि 3, ये आ गया 1, यानी कि सेकंड में जो स्फेरिकल नोड्स हैं उनके नंबर कॉमन है। तो अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक। थर्ड को भी इसी तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड कह रहा है 4s और 5p, 4s 4 माइनस s के लिए 0 है माइनस 1, ये कितना हो गया, यहां पर आ गया आपका 3 आ गया, ठीक। सेकेंड 5p के लिए देखो 5 माइनस 1 माइनस 1, यहां पर भी 3 आ गया, यानी कि थर्ड भी सेम है। तो ये आंसर क्या हो गया, सेकेंड और थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकेंड और थर्ड इज द राइट आंसर। समझ आया, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। एनर्जी जो होती है वो n प्लस एल रूल पर डिपेंड करती है, बट इन सम केसेस अगर n प्लस एल अगर हमारा कॉमन निकल जाता है, सेम नंबर निकल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना। अब इसी के बेसिस पर अगर हम देखेंगे हाईएस्ट नंबर किसके हैं, तो सबसे पहले n प्लस एल रूल लगा लेते हैं। यहां 3 आ गया, यहां पर 4 आ गया, यहां पर 5 और यहां पर 4। देखो हाईएस्ट पूछा है तो हमें पता चल गया कौन सा है, ऑप्शन थर्ड है। अगर यहीं पर ऑर्डर कहता तो क्या करते हम, ऑर्डर में पहले थर्ड आता, ठीक है। 5 है फिर 4 है ना, देखो 4 में अब कौन ज्यादा होता, जिसका n कंपैरेटिवली ज्यादा होता, तो यहां पर आ जाता फिर कौन, फोर्थ आ जाता, ठीक है। फिर आता फोर्थ, देन सेकेंड, देन 1, ये होता टोटल ऑर्डर। बट पूछा सिर्फ एक गया था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर यही होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम which is at distance of 4.768 एंगस्ट्रॉम from the nucleus will be। ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये एक्चुअली में रेडियस है, r दे रखा है। क्या दे रखा है, r, क्योंकि न्यूक्लियस से जो दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, वो बोला गया है कितनी है, 4.768 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर r दे रखा है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है Rn 0.529 n स्क्वायर। तो क्या यहां से n निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, फिर हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, nh अपॉन 2 पाई, क्या होता है, nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 0.25529 और n स्क्वायर है, Rn की वैल्यू रख दो 4.768, ठीक है, 4.768। तो n स्क्वायर के लिए अगर देखोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 0.529। n यहां से निकालोगे तो यू विल गेट 3, वैल्यू इज 3, यहां पर 3 आपको मिल जाएगा, आएगा ओवरऑल 9, बट स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर हटाएंगे तो 3 हमें मिल जाएगा। अब n यहां पर वैल्यू रख दो n की, तो 3h अपॉन 2 पाई इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो आंसर कहां पर सही हो रहा है हमारा, 3h अपॉन 2 पाई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर इज 119। 119 के लिए हमको पता है अनइनियम, ठीक है, तो देख लो कहां पर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी देखोगे तो यू और ई आ जाएगा, ठीक। बाकी तो कहीं नहीं नजर आ रहा है, ये उल्टा दे दिया गया है, गलत है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मेटल्स, यानी कि 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट सम एक्सेप्शंस आर देयर व्हिच आर। कौन है इनमें से जो एक्सेप्शन है, मेटल होते हुए भी क्या है रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड नहीं है। यानी कि हमने पढ़ रखा है ना मेटल्स आर सॉलिड, बट कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी हैं जो कि क्या होती हैं, सॉलिड होने के बावजूद क्या है वो क्या होती हैं, लिक्विड होती हैं इन देयर एट देयर रूम टेम्परेचर। तो बताओ भाई मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहां पर बोल रहा है बट सम एक्सेप्शंस आर देयर व्हिच आर। अगर हम यहां पर देखें एक एक को, ब्रोमीन, अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन ना पढ़ते हुए जल्दबाजी में ब्रोमीन लगा देंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, मेटल पूछा गया है ना कि नॉन मेटल। ब्रोमीन होता है नॉन मेटल, ठीक है। अभी अगर यहां पर मरकरी देते देन आप आंसर टिक कर सकते थे, मरकरी मेटल है बट वो सॉलिड नहीं लिक्विड होती है, ठीक है। तो यहां पर ब्रोमीन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट गैलियम इज द राइट आंसर, ठीक है। गैलियम जो होता है वो मेटल है और एज वेल एज लिक्विड है। गैलियम के साथ साथ सीजियम भी होती है, ठीक है, वो भी होता तो वो भी आंसर होता। सीरियम की अगर हम बात करें तो सीरियम सॉलिड होती है, मेटल होती है, तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, यानी कि गैलियम यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में अगर बात करोगे तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर ये बढ़ती है, ग्रुप्स में अगर बात करोगे टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है। अब यहां पर देख लो क्या क्या दे रखा है, बेरिलियम है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, दो ही ग्रुप हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, सेकंड यहां से बेरिलियम, मैग्नीशियम। अब देखो ग्रुप में नीचे जाने पर तो कम हो रही होगी, पोटेशियम की लिस्ट होगी, लेकिन हम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहां पर तो क्या हो रही है, बेरिलियम की बढ़ रही है, नीचे आए मैग्नीशियम की कम हो गई, तो हाईएस्ट किसकी हो गई, बेरिलियम की हो गई। किसकी हो गई, बेरिलियम की। तो फर्स्ट आंसर यहां पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहां पर नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब देखो इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है और यहां पर 3 सिग्मा है प्लस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। अब इसे ऐड करो क्या हो जाएगा, 3 1 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर मिलेगा। क्लियर। चलो तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। नेक्स्ट विच मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर। कौन सा मॉलिक्यूल है जो लीनियर नहीं है, BF2 लीनियर होता है, BH2 भी लीनियर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीनियर होता है। ये कैसे 180 के यहां पर जो आपके एंगल होंगे वो बना रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम H2O की बात करें, H2O की अगर हम बात करें तो ये बेंट शेप होता है। ये कैसा शेप होता है, बेंट शेप होता है, ठीक, लोन पेयर की वजह से यहां पर इस तरह से इसकी शेप होती है। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, वाटर, वाटर इज नॉट लीनियर, वाटर इज बेंट इन शेप। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन मैचिंग का है, बोल रहा है मैच लिस्ट विद सेकेंड। लिस्ट 1 में कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में उनके बॉन्ड ऑर्डर दे रखे हैं। आप देखो ये है एक इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, जो इनर्ट गैस का मॉलिक्यूल होता है उसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 0 होता है। क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, A का थर्ड। नेक्स्ट N2 की बात कर रहा है, N2 का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होता है, 3 होता है, याद रखना। तो यहां पर 3। अब देखो ये तो इनफ है, क्या हम सीक्वेंस मैच कर सकते हैं, A का थर्ड होना चाहिए और B का फोर्थ। A का थर्ड एक फर्स्ट सीक्वेंस में है,
बाकी कहीं पर नहीं है। इट मींस हमें फर्स्ट को ही चेक करने पर आंसर यहां पर मिल गया, यानी कि फर्स्ट वाला जो है यहीं से ही हमें आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, 56 हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच स्पीसीज इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि कौन सी स्पीसीज है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो एजेंट का काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर काम को करवा देना, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि उस एजेंट का काम है उस पर्टिकुलर काम को करवा देना। तो ये क्या काम करवाएगा, ये रिड्यूस करवा देगा अदर को रिड्यूस करा देगा, बट खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, ठीक है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करा देगा। तो यहां पर अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो जो निकिल है वो क्या हो जाएगा, यहां पर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस करा रहा है, खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें ऑक्सीडेशन हो रहा है निकिल का। ठीक, कैसे पता, अगर इसका नंबर देखोगे यहां पर ये 0 है, यहां पर ये क्या हो गया, +2 बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब अगर हम रिडक्शन की बात करें, तो क्रोमियम को देखो, यहां पर क्रोमियम 6 मिलेगा आपको, और +6 से कितना हो जा रहा है, +6 से ये बन जा रहा है आपका +3 बन जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इन कार्बन सब ऑक्साइड इज C3O2। ठीक है, C3O2 इज कार्बन सब ऑक्साइड। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, 3 कार्बन है डबली बॉन्डेड, और यहां पर ऑक्सीजन लगे हुए हैं इस तरह से, ये है कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। ये -2 हुआ, ये -2 हुआ, तो इसके अगर हम इसे x माने और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो ये +2 हो गया। ठीक, सेम ये भी +2 हो गया, और यहां पर ये +2 + 2 0 हो गया। ठीक, तो कार्बन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो आया +2 0 +2। ठीक है, तो +2 0 +2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 समझ में आया, 58 का फर्स्ट आंसर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की गई, ये सब क्या है, ऑक्सो एसिड्स है, ये सब क्या है, ऑक्सो एसिड्स है। ऑक्सो एसिड में अगर हम यहाँ पर हेलोजेंस के ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो जितना बढ़ रहा है वो उतना एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठ गए तो यहाँ पर एक का देखो, पहले में अगर देखो कि यहाँ क्लोरीन का +1 है, सेम यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 निकल आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है ऑक्सो एसिड्स में हेलोजन के, वैसे वैसे एसिडिटी भी बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही आई थिंक हो जाएगा। अगर यहाँ देखो 4 है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है बढ़ता हुआ। फिर अगर यहाँ देखोगे +2 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +1 है, तो ये तो रिवर्स है जस्ट बिल्कुल सेम यहाँ पर भी, तो कोई भी नहीं है। फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करते हैं, एसिडिटी इंक्रीज करती है। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। समझ आया इतना? तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हुई। चलो, तो यानी कि फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखा है जिसके लिए ΔH आपको ये दे रखा है। अब कह रहा है स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ A2, B2 एंड AB3 आर 60, 40 एंड 50 मोल 50। फिर कह रहा है रेस्पेक्टिवली द अबव रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम एट। तो
तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको एंट्रोपी पहले तो फाइंड आउट कर लो पूरे रिएक्शन की, ठीक है। आपको क्या पूछा जा रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो कैसे, सबसे पहले देखो, अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं, एंट्रोपी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, डेल्टा ऐसे डायरेक्ट निकालो। अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, AB3 है, प्रोडक्ट के लिए कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, माइनस रिएक्टेंट की अगर बात करो तो रिएक्टेंट 1/2 और A2 के लिए कितनी दे रखी है, 60, ठीक, और अंदर प्लस हो गया ये, इसके लिए कितनी दे रखी है, 40, 3/2 40। बस इसे सॉल्व करो, यहां से डेल्टा एस मिलेगा आपको, 50 माइनस ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 60, ठीक, ये आ गया 50 माइनस 90 यानी कि माइनस का 40 आ गया, माइनस का 40 डेल्टा एस आ गया, ठीक है, माइनस का 40 आ गया डेल्टा एस। अब यहीं पर डेल्टा एस पता हो गया आपको, -40, डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है, डेल्टा एच -20 दे रखा है, -20 दे रखा है किलो जूल। क्या हम डेल्टा टी यहां से निकाल सकते हैं, यहां से हम डेल्टा टी यानी कि अगर टी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच तो यानी कि -20 गुणे 10⁻3 क्योंकि किलो जूल में है, अपॉन में 40 कर दो। बस अब इसे सॉल्व करो जल्दी से। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, टी जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 500 समथिंग। यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 20 और 3 0 आगे लगा दो, ठीक है, अपॉन 40, 1 0 हटा दो, कितना हो गया 2000 अपॉन 4। तो यहां पर अगर देखोगे 4 5 20, ये हो गया, 2 0 लगे, 500 केल्विन आ रहा है, आंसर 500 केल्विन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत हो जाते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एट 273 केल्विन इज -3.57 किलो जूल। व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 373 केल्विन Cp is equals to 0। अगर Cp 0 दे रखा है तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि द एंथैल्पी जो है 273 पर इतनी दे रखी है, तो आपको इस जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर एंथैल्पी फाइंड आउट करके बतानी है, कैसे करोगे, ठीक है। तो यहां के लिए अगर हम किरचॉफ लॉ की बात करें तो यहां पर होता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन में जो टेम्परेचर आपका लगता है T2 माइनस T1, ठीक। अब ये कह रहा है ये तो 0 है, ये 0 है, मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो गया, तो डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 हो गया ना। तो डेल्टा H1 आपको क्या दे रखा है, -3.57 दे रखा है, तो यानी कि डेल्टा H2 कितना हुआ, इक्वल टू हो गया, सेम हो गया, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर यहां पर राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द रिएक्शन A से B प्लस C बन रहा है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज 30.56 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा S के लिए 66 है। द टेम्परेचर एट विच द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन विल बी 0 इज, क्या होगा। आप देखो फ्री एनर्जी डेल्टा G के बारे में है, यहां पर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। टेम्परेचर पूछा जा रहा है, यहां पर दिया क्या है, ये 0 है, ठीक है। डेल्टा H कितना दे रखा है आपको, देखो 30.56, ठीक है, और माइनस करोगे T पूछा जा रहा है, डेल्टा S आपको दे रखा है 66। अब देखो यहां पर जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा 30, ठीक, ये कितना हो जाएगा यहां पर, ये आपका बन जाएगा T इंटू 66 बराबर 30.56, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, T बराबर 30.56 अपॉन में 66, अपॉन में क्या कर दोगे 66 कर दोगे, तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो ये किसमें है, किलो जूल में है, किलो जूल में है तो इसे ये भी कर सकते हो 30.56 इंटू 10⁻3, यहां पर ले जाओगे 305 समथिंग हो जाएगा, अपॉन में 66। तो जब आप यहां देखोगे डिवाइड करोगे तो कुछ कैलकुलेट करो, आंसर मिलेगा आपको, आंसर क्या मिलेगा, डिवाइड करो, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कितना
463 केल्विन, 463 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट क्या करना है, डिवाइड कर दो, तो 463 केल्विन यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टू सिस्टम्स PCl5 और जिससे बन रहा है PCl3 और Cl2। अब ये कह रहा है दूसरी रिएक्शन भी एक दे रखी है, दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है, आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम इन अ वेसल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर दोनों जो है, ठीक है, दोनों जो है इक्विलिब्रियम में है किसी वेसल में, इफ सम कार्बन मोनोऑक्साइड या CO गैस है जो उसको इंट्रोड्यूस कराया गया इन द वेसल, यानी कि उस जो हमारा जो जिसमें हम ये रिएक्शन कर रहे हैं जो सिस्टम है उसमें CO को ऐड किया गया। ठीक, तो अब बोला जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया गया, देन एट न्यू इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ, अब कह रहा है तो नया इक्विलिब्रियम क्या होगा यहां पर बताना है आपको। अब देखो यहां पर रीजन क्या है, अगर हम यहाँ रीजन देखें, अगर हम CO को ऐड कर रहे हैं वेसल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो PCl5 का होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो PCl5 इज नॉट इंक्रीजिंग, PCl5 इज नॉट रिमेन अनचेंज्ड, PCl5 इज डिक्रीजिंग। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहां पर 64 नंबर का क्वेश्चन। 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 जिससे 2NO मिला। ठीक, अब देखो एक एक करके पढ़ते जाना है, N2 है प्लस O2 है, इससे हमें क्या मिल रहा है, 2NO। इसके लिए क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1। K1 यहां पर फाइंड आउट करो कितना हो गया, NO अपॉन में N2 और O2। ठीक, सेकेंड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दे रखा है, सेकेंड रिएक्शन क्या है, 2NO प्लस O2 और 2NO2 ये बन रहा है। इसके लिए K2 कितना हो जाएगा, NO2 स्क्वायर अपॉन NO स्क्वायर और क्या आ जाएगा, O2। ठीक, अब ये कह रहा है व्हाट इज द K फॉर द रिएक्शन, K क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या, इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया गया, इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया गया, ऐड किया गया, ऐड करने के बाद रिवर्स कर दिया गया, तब यू विल गेट दिस इक्वेशन। इसके लिए जो K है, इसके लिए जो K बना रहे होगे वो आएगा N2 की पावर हाफ और O2 की पावर सेम है 1 है अपॉन NO2 ये आएगा। ठीक है, ये आएगा K। अब क्या करना है आपको, सिंपल एक एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर N2 और O2 के फॉर्म में चीजें हैं, N2 और O2 के फॉर्म में, तो जस्ट आपको क्या करना है, इसको N2 और O2 के फॉर्म में रिप्लेस करना है। जब आप N2 और O2 के फॉर्म में से रिप्लेस कर रहे होगे तो यहां पर ये बन रहा होगा क्या आपका, ये बन रहा होगा K, और साथ ही साथ जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा रिप्लेस होने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा K जो आएगा 1/√K1 और K2 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में K1 और K2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रुको देखो, K जो आएगा इक्वल्स टू 1/K1 और K2 ये आएगा पहले। ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, पूरे की पावर हाफ ये आएगा। करना क्या है एक बार फिर से बता दे रहे हैं, K1 K2 K3 दे रखा है। ठीक है, K आपको पता है कैसे आया है रिएक्शन। इसके बाद N2 और O2 के फॉर्म में इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। N2 और O2 के फॉर्म में ले आओगे तो यहाँ पर N2 और O2 की वैल्यूज रख दोगे। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दोगे। जब वैल्यूज पुट कर दोगे तो फाइनल यू विल गेट दिस, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टोटल आयंस एंड रिजल्टेंट टोटल चार्ज इन BaNO3 यानी कि बेरियम नाइट्रेट में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये जब टूटेगा तो बेरियम +2 में टूटेगा और नाइट्रेट जो है वो माइनस में टूटेगा, ऐसा ही होगा। कैलकुलेट कर लो कितने आयंस होंगे यहाँ पर जो आयन बन रहे होंगे वो 1 2 ये 3 यानी कि 3। ओवरऑल जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा यानी कि 3,0। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इफ
Ka of HCN is 4 into 10 to the power minus 10, then the pH of 2.5 into 10 to the power minus 1 molar HCN aqueous is। तो सीधे सीधे यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका pH वाला। क्या फॉर्मूला है? -1/2, ठीक है। अब 1/2 log K होता है, log K -2 log K C, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा 1/2 log C। अब सीधे सीधे फॉर्मूला रख दो, log Ka की अगर वैल्यू रखोगे तो 4 into 10 to the power minus 10 आएगा यहाँ पर, ठीक। -1/2 into 4 into 10 to the power minus 10 माइनस log K है, ये log आगे लगा देना, अच्छा ये log, ठीक है। 1/2 log C जो दे रखा है वो आपका है 2.5, log 2.5 को 25 into 10 to the power minus 2 में कन्वर्ट कर ले, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। क्लियर? अब क्या करना है आपको, जस्ट फॉर्मूला रखना है, ये log 4 और log 10 हो जाएगा, ये log 10 हो जाएगा, 10 log 10, ये क्या बन जाएगा -1/2। उसके बाद क्या था, उसके बाद है ये आ जाएगा 4, फिर आएगा 10 log 10, क्या बन जाएगा log 4 log 4, ये log 4 है, ठीक है, -1/2 log 4, ठीक। वो log 4 एज इट इज रखा, फिर आ गया 10 log 10, 10 log 10, क्योंकि वो पावर में है ना, देखो ये पावर है तो ये आ गया 10 log 10 हो गया। इतना क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 1/2 फिर से है, 1/2 माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, log 25 into 10 to the power 2, यानी कि log 25 आया, ठीक। उसके बाद क्या आ गया, पावर है 2 log, यहां पर 2 log 10, ठीक है, 2 log 10 आ जाएगा। क्लियर? चल अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। log 4 की वैल्यू रख दोगे यहां पर, -1/2 है, log 4 0.6 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया तो ये कितना बन गया, 10 बन गया, ठीक। प्लस हाफ log 25 की वैल्यूज अगर रखोगे तो यहां पर आ जाएगा -1/4, ठीक, -1.4 आएगा, प्लस log 10 1 है 2 हो जाएगा। ऐड कर दो अब इनको उठाकर, जब आप इन्हें ऐड कर रहे होगे तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जब आप ऐड करोगे तो 4.7 हो जाएगा और 0.3 हो जाएगा। 4.7 में 0.3 ऐड कर दोगे तो 7 3 10 0 और ये आ गया 5.0 pH आपकी निकल आएगी। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 4th ऑप्शन यहां पर राइट हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेंट एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेंट बेस, यानी कि ब्रोंस्टेंट एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की बात हो रही है। कह रहा है कौन इसकी तरह, कौन है जो दोनों की तरह बिहेव करेगा। अब देखो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, अगर हम देखें जो H+ लूज कर रहा है, जो लूज कर रहा है, हो रहा है, वो क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, ब्रोंस्टेड बेस। इतना क्लियर? अब यहीं से ही लगा लो अनुमान, क्या हो जाएगा आंसर। जो हाइड्रोजन प्लस जो आयरन है, हाइड्रोनियम आयन को जो लूज कर रहा है वो क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड। जो एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन प्लस को वो क्या है, आपका ब्रोंस्टेड बेस है। आप देखो अगर H2SO4 को देखोगे तो H2SO4 ये लूज कर रहा है, ठीक है, ये लूज कर सकता है, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब अगर हम HCO3 माइनस की बात करें, ये लूज कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक, एक्सेप्ट करेगा H2CO3 बन जाएगा, तो ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ये दोनों की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये H को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है सिर्फ, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि लूज करने के लिए तो है ही नहीं। एक्सेप्ट कौन करेगा, तो यानी कि ये क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है। सेम इसी तरह ये भी हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। NH4+ भी क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये लूज करेगा, एक अमोनिया बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 68 कह रहा है when sodium acetate CH3COONA is added to aqueous solution of acetic acid, the pH value becomes 0, pH value remain unchanged, या pH value decrease, या pH value increase। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो जाएगा? पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर इंक्रीज कर जाएगी। पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो आंसर फोर्थ यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि केएसपी की यूनिट पूछा जा रहा है किसके लिए? सिल्वर क्रोमेट के लिए। सिल्वर क्रोमेट यानी कि Ag2CrO4 के लिए क्या होगी? सबसे पहले तो इनको भाई तोड़ो, डिसोसिएशन करो तो Ag+2 में टूटेगा, ठीक, और CrO4 2 माइनस में, ठीक। ये मान लो यहां पर AgCrO4 ये यहां पर आपकी मेन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये डिसोसिएशन हुआ इसका तो Ag+2 में और CrO4 2 माइनस में टूटा। KSP इसके लिए देखोगे तो यहां पर इसके 2s हो जाएगी स्क्वायर, और इसके लिए अगर देखोगे तो यहां पर हो जाएगी s, ठीक है, s का स्क्वायर हो जाएगी यहां पर भी, यानी कि ये s हो जाएगा सिर्फ। क्लियर? अब देखो यहां पर हो गया 4s स्क्वायर इंटू s यानी कि 4s क्यूब हो गई। अब s क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मोल बाय लीटर, मोल पर लीटर, तो यानी कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, मोल पर लीटर का क्यूब, तो ये हो गया मोल क्यूब लीटर माइनस, मोल क्यूब लीटर -3। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? फिर सेकेंड आंसर राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम सॉलिड NH4H is placed in a flask containing 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ATM लिख सकते हो NH3। अपॉन हीटिंग फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, यानी कि यहां पर इसको हीट करने पर ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है जिसके लिए Kp इज 0.11। कैलकुलेट प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम, यानी कि यहां पर आपको प्रेशर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो आप Kp यहां पर दे रखा है NH3 के लिए इनटू क्या है, और यहां पर H2S के लिए, सीधे सीधे यहां पर कंपेयर कर दो। अब देखो हम स्टार्टिंग में मान लो इसको x मान लिया, दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया? 0.5 प्लस x, क्योंकि अमोनिया के लिए अगर बात करो तो ये कितना हो गया? 0.5, तो प्लस x कर लेंगे तो यहां से वैल्यूज जो आएगी x की वैल्यू समथिंग 0 पॉइंट आएगी, 0.6 समथिंग आ रही होगी। तो हम जो आंसर मानेंगे वो फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलेंगे, नियरेस्ट वैल्यू को, नियरेस्ट वैल्यू को हम यहां पर लेकर चलेंगे तो आ जाएगा 0.84 समथिंग, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, दिस इज बिकॉज, देखो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12, एल्यूमिनियम का 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितने का हो जाएगा? 10 2 12, यानी कि 3p यहां पर है ही नहीं, 6 4 10 2 12 डायरेक्टली, यानी कि 3p की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके लिए अगर देखो सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से आसान है? 3p1 से या 3s2 से? तो देखो यहाँ तो पेयर्ड है, यहाँ पर टफ है, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पर कम होगी, तो इसीलिए ये एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो क्या है? यहाँ पर इसकी एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? लेस है कंपैरेटिवली मैग्नीशियम के, क्योंकि यहाँ तो सारे पेयर्ड है ना। तो हम आंसर क्या कह सकते हैं? द साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज बिगर देन मैग्नीशियम। नहीं, रीजन क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नहीं, इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनपेयर्ड 3p1 देन फ्रॉम पेयर्ड 3s2। यही चीज राइट है, यानी कि अनपेयर्ड 3p1 से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है,
ठीक है, इसीलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है एल्यूमिनियम की लोअर है देन मैग्नीशियम से। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो गया। एल्यूमिनियम इज अ पैसिव मेटल व्हाइल मैग्नीशियम इज एक्टिव, ये भी गलत ऑप्शन होगा। क्लियर, समझ आया इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर एक कंपाउंड आपको दे रखा है, अगर हम ये चेन देखें, मेन चेन देखें तो यहाँ पर 1 2 और 3 प्रोपेन की चेन बन रही है सबसे पहले। अब देखो प्रोपेन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर ये क्या है? कार्बोनाइट्राइल है। ये क्या है? कार्बोनाइट्राइल है। 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, तीनों पर है, तो देखो यहाँ 1 1 1 है, ये गलत हो गया। यहाँ 1 2 3 है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल है। अगर हम देखें 1 2 3, यहाँ पर नेमिंग कैसी होनी चाहिए? ट्राई कार्बोनाइट्राइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब देखो हमें अल्फाबेटिक देखना है ऑर्डर, वो भी, तो आंसर क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये आंसर राइट होगा, बाकी के ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब देखो क्या कह रहा है, यहां पर भी आईयूपीएसी नाम बताना है ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2, फिर 3 4 इधर जाएंगे, या 3 4 इधर, बात बराबर है, लेकिन इधर यहां पर हमें और चेन मिल गई, तो 1 2 3 और 4। आप देखो 3 पर क्या लगा है? मिथाइल लगा है। ठीक है, 2 पर क्या लगा है? इथाइल लगा है। 2 पर क्या लगा? इथाइल लगा है, तो ई पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 इथाइल, देन 3 क्या हो जाएगा? मिथाइल, और क्या है? चेन देखो कितने की? 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ब्यूटेन। और कौन सा ग्रुप लगा है यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो यहाँ पर ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल। अब देखो मैच करो, 2 इथाइल 3 मिथाइल, ये तो गलत हो गया। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनल, यही आंसर राइट है। ये कह रहा है 3 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ये गलत है, ये भी गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 नंबर का कह रहा है स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर 2, और बोला जा रहा है कि ये क्या है? चेन आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है, या दोनों है, या फिर आइसोमर्स नहीं है। अब देखो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। अब अगर हम डबल बॉन्डेड की बात करें तो वो तो एज इट इज है, उसी जगह है, तो ये कैसा है? यहाँ पर चेन में डिफरेंस हो रहा है, बस चेन इधर उधर हो रही है, तो ये किस टाइप का आइसोमर है? चेन आइसोमर है, ना कि पोजीशन आइसोमर। पोजीशन में क्या होता है? फंक्शन ग्रुप उठकर कहीं और लग जाता है। ठीक है, तो चेन आइसोमर। नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन आर पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर या रिंग चेन आइसोमर। 1 क्लोरोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो 1 क्लोरोब्यूटेन यानी कि CH3 CH2 CH2। ठीक, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एक आपका आ जाएगा CH2 फिर से, क्योंकि ब्यूटेन की बात हुई है, और Cl, तो 1 2 3 4, तो 1 क्या हो गया? 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, तो 1 पर लगा है क्लोरीन, 1 2 3 4। ठीक, इसी तरह अगर सेकेंड वाले की बात करोगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और क्या है? CH2, देन क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन कह रहा है, ये 2 क्लोरो, तो यहां पर ये क्लोरीन उठकर सेकेंड वाले पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 CHCl हो जाएगा, यहां पर CH3 CH2, उसके बाद आ जाएगा CHCl, यहां पर CHCl, और यह आ जाएगा आपका CH2। ठीक है, क्लियर? यहां पर 3 1 4 वैलेंसी कंप्लीट। तो देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, वो उसकी पोजीशन यहां पर चेंज हो रही है, यहां पर फर्स्ट पर थी, यहां पर सेकंड पर थी, यानी कि पोजीशन चेंज हुई है, तो कैसा आइसोमर हो गया? पोजीशन आइसोमर हो गया। कैसा आइसोमर हो गया? पोजीशन आइसोमर यहां पर ये हो गया। नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड C7H8 O के लिए कितने नंबर एरोमेटिक आइसोमर्स की बात हुई है? एरोमेटिक आइसोमर सबसे पहले अगर इसके लिए एक बनाओगे तो एक में क्या हो जाएगा? यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया और यहां पर OH ग्रुप लगा दिया,
ठीक, क्लियर। एक तो ये हो गया। दूसरे में फिर अगर देखोगे, सेकेंड अगर देखोगे तो यहां पर मिथाइल लगा दिया और एक OH यहां लगा दिया। ठीक, दूसरा हो गया ये। तीसरे की अगर बात करोगे तो यहां पर 3 पोजीशन हो गई, यहां OH लग गया, 3 तो ये हो गए। अब दूसरे की अगर बात करो, नेक्स्ट और क्या बन सकता है, OCH3। इस तरह से एक चौथा ये हो गया। पांचवा अगर देखोगे तो यहां पर बन जाएगा CH2OH, ये बन गया। ठीक है, काउंट कर लो, देख लो कितने हो गए हैं यहां पर CH2OH। यहां पर काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 आइसोमर्स बनेंगे। कैसे, एरोमेटिक आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 77 नंबर का क्वेश्चन। 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो द रेजोनेंस टूवर्ड पॉजिटिव एटम, यानी कि कौन सा कंपाउंड है जो पॉजिटिव एटम के यहां पर टूवर्ड्स क्या रेजोनेंस शो नहीं करेगा, विल नॉट शो कह रहा है। ठीक है, विल नॉट शो। तो फर्स्ट वाले में देखें तो यहां पर पॉजिटिव है, कॉन्जुगेशन है, और यहां पर क्या हो रहा है, सिंगल डबल, यहां रेजोनेंस होगा। सेकेंड की अगर बात करें तो यहां पर भी नहीं होगा। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के पास अगर देखो तो वैलेंसी नहीं है 4 से ज्यादा। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। यहां देखो 1 2 3 4, ठीक, और प्लस भी लगा है, तो क्या हो रहा है यहां पर, नाइट्रोजन हैव वैलेंसी नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं। तो यही आंसर है जो कि रेजोनेंस शो नहीं करेगा। नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज ऑल डाई बेसिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Ka वैल्यू। Ka वैल्यू में यहां पर आपको बताना है। ऑक्सैलिक एसिड की अगर बात करो तो ये हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ऑक्सैलिक एसिड हो गया ये आपका। दूसरा क्या कह रहा है, HCOOH यहां पर आपका हो गया, ये इस तरह से। ठीक है, और अगर हम देखें 2 O इधर ले आओ, इस तरह से ऑक्सैलिक एसिड लिख लो, ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट वाले के लिए बात करो, सेकेनिक एसिड की अगर बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बीच में एक CH2 लग जाता है, बस यहां पर क्या होता है, CH2 लग जाता है। एक या दो CH2 यहां पर लग जाएंगे। ठीक है, 2 CH2 लगते हैं। ठीक, मेलेनोइक एसिड की बात करोगे तो ये हो जाएगा इसके लिए। ठीक, फोर्थ एडिपिक एसिड की बात करोगे तो ये बन जाएगा, यहां पर लग जाएंगे 3। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पहले नोट डाउन कर लो। सेकेनिक एसिड जो है उसमें 2 CH2 लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद मेलेनोइक एसिड में 1 CH2 लगा होगा। उसके बाद क्या है, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला देखोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, 3 लग जाएंगे। ठीक है, 3 लग जाएंगे। अब देखो इसका रीजन क्या है, फर्स्ट वाले को अगर देखोगे तो डायरेक्टली ये एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये मोर एसिडिक होंगे, मोर एसिडिक। ठीक है, मोर एसिडिक है, तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट किसमें ज्यादा है, अगर देखो यहाँ फोर्थ ज्यादा है, ये गलत है। फोर्थ यहां पर ये फर्स्ट का ज्यादा दिखा रहा है, यहां पर फर्स्ट ज्यादा है, बाकी कहीं फर्स्ट ज्यादा नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर देखोगे तो मेलेनोइक एसिड में ज्यादा होगा, क्योंकि 1 CH2 है। ठीक, तो जो EWG है वो यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए हैं, मोर एसिडिक होगा। तो फर्स्ट इज, उसके बाद आ जाएगा थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड, देन सेकेंड 2 है, फिर 3 है, यानी कि 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले देखो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है,
जो हमारा ऑर्डर दे रखा है वही राइट है, ये होगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो CH3 है, यहाँ CH है, तो इसके बाद ये हो जाएगी, देन ये हो जाएगी, यानी कि X की सबसे ज्यादा, फिर Y, देन Z। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड हेलोजनेशन आर ऑफ बेंजीन आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, इनका क्या करा रहे हैं, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हेलोजनेशन करा रहे हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हैं, या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखो जहां पर ये रिएक्शन है वो ESR रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। NCERT की लाइन में ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड। प्योर मीथेन को हम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन जो होता है उससे हमें प्योर मीथेन मिलती है। ठीक है, ये क्या है, सोडा लाइम से, सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो मीथेन मिलती है, प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलता है साथ। ठीक है, तो प्योर मीथेन इफ यू वांट टू ऑब्टेन देन द रिएक्शन इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 82 कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर मॉलिक्यूल्स विल हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोकार्बन में करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यानी कि हायर से लोअर में उन्हें तोड़ा जा रहा है, क्रैकिंग, दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत होते हैं। नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरस एसिड, यानी कि एसिटिलीन रिएक्ट कर रही है हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। तो कह रहा है कि क्या प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होता है, तो सबसे पहले यहां पर बनेगा CHOH और डबल बॉन्ड। CH सबसे पहले तो क्या बनेगा, CHCl बन जाता है। ठीक है, सॉरी CHCl बन जाता है, और यहां पर देखो ये जो कंपाउंड बनेगा ना ये अनस्टेबल बनेगा। ये कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। तो फिर से ये रिएक्ट करता है, जब ये फिर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CHCl2। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब देन क्या हो जाएगा, CHOH का होल ट्वाइस। ये भी अनस्टेबल है, ये फिर से रिएक्ट करता है HOCl के साथ, तो ये बनाता है Cl2 CH, Cl2 CH और CH, ये बनता है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, Cl2 और क्या बन जाएगा, CHCl2 और क्या बनेगा यहां पर CHCl2 बनता है। हाँ, फिर से देखो इसे क्या होगा, देखो सबसे पहले ये रिएक्शन हुई, CHCl बना। ठीक है, CHCl बना और डबली बॉन्डेड CHOH बना, देन ये अनस्टेबल है, फिर से CHCl2 बना, CHOH का होल ट्वाइस, ये भी अनस्टेबल है, देन ये बनाता है, देन ये फिर से हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CHCl2 और यहां पर सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप लग जाता है। तो आंसर क्या हो गया, जल्दी से बताओ, फिर आंसर मैच करो। CHCl2 और CHO कहां है, CHCl2 CHO, यानी कि यही आंसर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX विद प्रोपाइन, यानी कि प्रोपाइन की रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgX, X कोई भी हेलोजन है। अब क्या है, एसिटिलीन कर रहा है यहाँ पर, नहीं प्रोपाइन है, प्रोपाइन की रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, CH3CH। ठीक है, अब बताओ, अब रिएक्शन करवाओ यहां पर, अब यहां पर रिएक्शन करवाओ, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन है ना, तो 1 2 3, ठीक है 3। अब देखो यहां पर जब ये रिएक्शन हो रही होगी, जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो हमें मीथेन मिलता है। क्या मिलता है, मीथेन मिलता है, प्लस
CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये पूरा MgX यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, एक H इधर आ गया, CH4 बन गया और लास्ट में CH3C ट्रिपल बॉन्ड C MgX बन जाता है। तो मेन जो हमें मेजर कंपाउंड मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, विच इज मिथेन, ठीक है, विच इज मिथेन। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन गैमेक्सेन। गैमेक्सेन की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आपका बेंजीन रिंग है, इससे क्लोरीन 6 क्लोरीन यहां पर जुड़े होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में BHC भी बोलते हैं, ठीक है, BHC भी बोलते हैं। क्यों? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा देखो क्या है यहां पर, अगर हम यहां बात करें हेक्सा यानी कि 6 है ना, 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग से क्लोरीन, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की तो यहां बात ही नहीं आती, गैमेक्सेन की बात हो रही है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज 0, ठीक है, 0। क्लियर, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखो पहले तो पाई बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 और 4, 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है, तो जस्ट इसका दुगना कर दो तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट आंसर यानी कि 8, ठीक है, 8 हो गए। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर 4 कंपाउंड दे रखे हैं और बोला जा रहा है इनकी बेसिसिटी बताओ इन दीज कंपाउंड। देखो यहाँ पर लोन पेयर होगा, यहाँ पर वो लोन पेयर कॉन्जुगेट हो जाएगा, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जो आपको ऑर्डर बन रहा होगा फाइनली सबसे ज्यादा फर्स्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा फर्स्ट हो जाएगा। फिर अगर देखोगे तो थर्ड बन रहा होगा, फिर थर्ड आएगा, देन आएगा फोर्थ एंड देन सेकेंड, ठीक है, देन सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा, सेकेंड नहीं, यहां पर पहले सेकेंड आएगा देन फोर्थ आएगा, ठीक है, सेकेंड देन फोर्थ, फोर्थ सबसे देखो लास्ट, ठीक, क्लियर, सिंगल डबल यहां पर इस तरह से। तो आप देखो यहां पर फोर्थ हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। फर्स्ट 2 ही जगह दिखा रहा है यानी कि ये गलत है, ये गलत है। थर्ड, फोर्थ और सेकेंड, सेकेंड और फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज। तो यहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो होगा वो थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कंपाउंड, ये जो कंपाउंड लगा है इसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ये क्या होगा यहाँ पर, ये निगेटिवली है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा। दैट इज व्हाई दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द इंटरमीडिएट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 देयर प्रोबेबल स्ट्रक्चर इन कॉलम 2, यानी कि इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में कार्बीन, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं। देखो कार्बोकेटाइन जो होता है, अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होगा कार्बन उसमें, जो कि कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2, जिसके लिए इसका शेप जो हो जाता है, जो इसका शेप है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो यहां पर कार्बोकेटाइन सेकेंड का ए कहां है, 2 जगह 3 जगह है। फर्स्ट का अगर यहाँ पर कार्ब एनाइन का देख लो, कार्ब एनाइन का अगर देखोगे तो sp3 होता है। कार्ब एनाइन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पर कार्बन जो होगा निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक, और यहाँ पर साथ ही साथ एक लोन पेयर भी होता है, एक लोन पेयर भी होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा वो उसका क्या आ जाएगा, पिरामिडल आएगा। कैसा आएगा, पिरामिडल आ जाएगा। तो थर्ड का बी कहां पर है, सिर्फ यही है, ठीक, और सेकेंड का ए। अब देखो कार्बीन की अगर बात करोगे तो यहां पर ये बचा क्या, लीनियर, ठीक। तो फर्स्ट का सी कहां है, देखो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि कौन है इनमें से जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, जिसके पास
जगह खाली इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स लवर होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो यहां पर डायरेक्टली क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल बता दो। ये जो तीनों हैं ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। व्हाई? रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। तो जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियस से प्यार करेगा, न्यूक्लियस लविंग होगा, इसीलिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर क्या है, यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट है। यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैक ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आने की सोचेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी, तो ये किससे, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ आंसर, अमोनिया एज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि ये जो हमारे क्वेश्चन थे टोटल 45 क्वेश्चंस हो गए हैं, जो कि एनटीए का नया सिलेबस जो आया है रिड्यूस्ड, अगर हम बात करें जो एनटीए के सिलेबस और गाइडलाइंस के थ्रू पता चला है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 हो गए। इस वजह से जो पेपर का पैटर्न है वो 45 का ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 45 हमारे कंप्लीट होते हैं इनका डिस्कशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, सो दैट 2026 में आपका नीट बहुत अच्छे से आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।